हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू अटेम्प्ट आईआईटी जैम एग्ज़ाम। तो अभी हमें 10 तारीख को एग्ज़ाम है किसी आईआईटी जैम के लिए। तो जो एग्ज़ाम होना है मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आप किन किन चीज़ों पर फोकस करें, आपकी लास्ट मिनट में क्या क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। तो इसमें जो पेपर होना है वो हमें पता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस टाइप से पेपर होगा, 3 सेक्शन में बटा हुआ। सेक्शन ए में जो 30 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, 10 मार्क्स होगा इनका किसी समय पे सम, और 20 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, 40 मार्क्स का होगा। तो टोटल सम जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा सेक्शन ए से। नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर में, और जो ये सेक्शन ए होगा इसके अंदर 1/3 मार्किंग लगेगी यहाँ पे 1 मार्क्स वालों पे, और 2 मार्क्स वालों पे 2/3 मार्क्स की किसी समय नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग है इस रीजन में 1/3 की। सेक्शन बी में मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होंगे किसी समय पे। जो हमारे पास क्वेश्चंस आएगा इसके अंदर सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे उसके 4 अल्टरनेट्स दे रखे होंगे, और उस 4 अल्टरनेट्स में से 2 या 2 से ज़्यादा आंसर करेक्ट होंगे। तो मोर देन 1 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट रहते हैं इसमें। इसमें जो 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग इस रीजन में नहीं होती। उसके बाद न्यूमेरिकल जो एबिलिटी टेस्टिंग होती है 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, और 10 और 2 से मल्टीप्लाई करें 10 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के 20, तो 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। और इसके अंदर जो किसी समय पे एक पर्टिकुलर रेंज होती है उसी में हमारा आंसर होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंस रोल है, 30 मार्क्स का है। और तीनों सेक्शन ये 50 + 20 + 30 होकर 100 मार्क्स किसी समय पर बनाते हैं। मैं बताना चाहूँगा ये पेपर का पैटर्न था जो आपको पेपर हैंडल करना है, खासतौर से उन स्टूडेंट्स को जिन्हें पहली बार देना है पेपर, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे आना है। जो पहले दे चुके हैं उनको थोड़ा आइडिया रहता है, लेकिन जिन्होंने पहली बार देना है, मैं यूनिट वाइज बताना चाहूँगा कि 7 यूनिट में ये पेपर होगा। मॉडर्न फिजिक्स का मार्किंग बता रहा हूँ कि 18 में 2018 में 6 मार्क्स की आई थी, 17 में 12 मार्क्स की। ऑसिलेशन वेव ऑप्टिक्स जो है किसी समय पे 18 में 15 मार्क्स की थी और 17 में 10 मार्क्स की। मैथमेटिकल फिजिक्स जो थी 13 मार्क्स की आई थी 2018 में, और 17 में थी 9 मार्क्स की। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 15 मार्क्स की 2018 में थी, 17 में 18 मार्क्स की थी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स 15 मार्क्स की आई थी 2018 में, और 2017 में आई थी ये इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट फिजिक्स 15 मार्क्स की। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 15 और 18 की थी, 18 में 15 मार्क्स की और 17 में 18 मार्क्स की। मैकेनिक्स जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है 22 मार्क्स का था 2018 में, और 2017 में 25 मार्क्स का। काइनेटिक थ्योरी जो है वो 14 मार्क्स की आई थी 2018 में, और 2017 में थी 11 मार्क्स की। तो ये पेपर का हमें पता होना चाहिए कहाँ से कैसे पेपर आ रहा है। तो अगर 2018 का और 17 का हम एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की है काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो फोकस बुक है हमारी ये ईएम की, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला रीजन, तो फोकस पे रखें इसे। उसके अलावा हम देखें तो ऑसिलेशन ऑप्टिक्स का भी कंट्रीब्यूशन 15 मार्क्स का चल रहा है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स 15 की आ रही है। मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है हाईएस्ट पूछी जाने वाली बुक है। देखें तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आ रहे हैं। तो करीब 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बुक का है, मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो इसको बहुत फोकस करके जाएं। उसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स 14-11 मार्क्स की है, लेकिन ये भी हम देखें 15 करीब करीब उसी रेंज में आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं किसी समय पे जो मार्क्स में आप कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर करके जा सकें, क्योंकि जो करीब करीब बुकों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, अप्रॉक्स उसी रेंज में रहता है। तो ये हम देख रहे हैं कि 15 मार्क्स के आसपास ही ये सारी बुक पूछी जा रही हैं। खासतौर से मैकेनिक्स जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थोड़ी आगे पूछी जा रही है, तो इसको सबसे ज़्यादा फोकस करें और इन बुकों को रखें। ईएम की मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स पहले बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, 18 में अचानक थोड़ी कम पूछी गई, लेकिन खासतौर से मॉडर्न फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट बुकों में एक रहती है, तो इसको भी फोकस पर रखें। तो ये पेपर स्ट्रेटजी है मार्क्स का जो हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंचें कि आपको सभी बुकों को प्रीफरेंस पर रखना है। कुछ पर्टिकुलर जो बुकें जैसे मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इस बुक को बहुत ज़्यादा फोकस पर रखना है। और उसके अलावा ये ध्यान रखें कि किसी समय पर जो पेपर है उसके लिए लास्ट टाइम स्ट्रेटजी में क्या रखें, मैं खासतौर से उसी पॉइंट पर आता हूँ। तो लास्ट पॉइंट स्ट्रेटजी में ये रखें कि आप फॉर्मूलों को बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज कर लें। सभी बुकों के जो फॉर्मूले हैं उन्हें तेज़ी से रिवाइज करें। फॉर्मूलों को रिवाइज करने के अलावा जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं मेरे चैनल पर,
फिजिक्स फॉर ऑल डॉक्टर ललित कुमार जो चैनल में चला रहा हूँ, उस पर बहुत सारे मैंने फार्मूले डाल रखे हैं। तो सभी बुकों के मैंने फार्मूले डाल रखे हैं उसके ऊपर, तो उन फार्मूलों को रिवाइज कर लें और वहाँ से और देख लें कि कोई फार्मूला ऐसा तो नहीं है जो आपको याद नहीं है। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी फार्मूलाओं वाली, उनको देख लें। साथ साथ एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि पीछे के 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो देख लें। 10 ईयर्स के पेपरों में जो भी फार्मूले हमारे यूज हो रहे हैं, उन फार्मूलों को अगर आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं तो उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लें। अगर आपको उनमें से कोई फार्मूला जो अप्लाई हुआ है वो याद नहीं है तो उसके अलग से नोट्स तैयार कर लें। उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ घंटों में वो काम हो जाएगा, तो उस काम को करें। खास तौर से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिल्कुल नया पैटर्न और नई चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें लास्ट मिनट में। आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें। फार्मूलों में सदा एक चीज़ ध्यान रखें कि फार्मूले में हर टर्म्स का जो वो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हमें वैल्यूज है उनके ऑर्डर्स पता होने चाहिए। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ, करंट लॉ को बहुत अच्छे से करके जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम्स जो है सदा यूजफुल रहते हैं, वो डायमेंशनल एनालिसिस पर काम करके जाएं। मेरी वीडियो देख लें, मैंने डायमेंशनल एनालिसिस पे पहले ही समझाया था कि जब हम आंसर्स को चूज करें तो उसमें डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा लें। अपने बेसिक IQ कंसेप्ट को जरूर अप्लाई करें क्वेश्चंस में, तो आपको काफ़ी इससे एडवांटेज मिलेगा। बच्चे जनरली लास्ट मिनट पर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जो आपके पास अभी बाकी का समय बचा हुआ है उसमें आप क्या करें। तो घंटे वाइज उसको आप डिवाइड कर लें कि अगर आप 12 आवर का आप रेगुलर इंटरवल पर पढ़ रहे हैं डेली का 12 से 14 आवर, तो उसको बांट लें और बुक वाइज फॉर्मूले रिवाइज करके आप तैयार कर लें। अगर आपके साथ में कुछ ग्रुप में स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो साथ साथ बैठ के फॉर्मूलों को तेज़ी के साथ रिवाइज करें, एक दूसरे से पूछ लें और कोशिश ये करें कि बहुत तेज़ी के साथ में रिवीजन हो, क्योंकि आपकी जो पीछे के लास्ट के जो 72 आवर्स होते हैं पेपर से पहले के, वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं। जो स्टूडेंट्स फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाता है उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अप रहता है। और जो पीछे के 15 ईयर्स के फॉर्मूलों को आप एक बार देख लेंगे कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, और आप देख लेंगे उसके पैटर्न को, कैसे ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करते हैं, तो वो हमें काफ़ी बेनिफिट देता है पेपर में, और उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और उसमें हमें ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ता कि अब इसमें अगर हमारे फॉर्मूले रिवाइज होते हैं तो फॉर्मूला की है किसी समय पे सिलेक्शन की, उसको पे काम करें। आप बिल्कुल नया ना पढ़ें, आप कंसेप्चुअली कुछ ना पढ़ें, केवल फॉर्मूले देखें सबके, और उन फॉर्मूलों में जो फॉर्मूला आपको लगता है कि यह हमें अभी याद नहीं है उसे अच्छे से याद कर लें। और बाकी के जो आपने 10 से 15 ईयर जो आपके पीछे के पेपर से जो जितने भी साल के आपके पास हैं उसमें देख लें पीछे सॉल्यूशंस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उनकी एक अलग से कॉपी में कुछ मार्किंग कर लें, जो आपको याद नहीं है उन्हें अलग से लिख लें और उनके एप्लीकेशंस को बहुत तेज़ी के साथ देख लें कि हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, सेट पैटर्न पर रखें। उसके अलावा मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर भी ध्यान रखें कि जो पीछे के पेपर्स आए, जैसे आपके कौन कौन से फॉर्मूले ज़्यादा हुए, जैसे सेंटर ऑफ मास का मैं देखता हूँ लगातार क्वेश्चंस आता है सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले देख जाएं। कुछ स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने सेंटर ऑफ मास पे एक वीडियो इसलिए डाली थी IIT JEM के स्टूडेंट्स के लिए, वो स्पेसिफाई करके कि वो काफ़ी यूजफुल रहेगी IIT JEM के लिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें मैंने डिस्कशन दे रखा था, तो सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। तो वहाँ पे देख लें कि जो टॉपिक्स हैं मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर मैं देखता हूँ, उसको बहुत अच्छे से करके चले जाएँ तो हमें पता चलेगा वहाँ क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, उसको बहुत अच्छे से करें। मैंने देखा है कि जेम के अंदर कॉम्पटेंट इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर आता है, तो उस पोर्शंस को बहुत अच्छे से कर लें। तो जो जहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देख लें। वेव फंक्शंस पे लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, वेव फंक्शंस के एप्लीकेशंस पर आते रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लें। तो जहाँ से तेज़ी के साथ में जब आप देखें सॉल्यूशंस को, तो देख लें कि भाई यहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ के फॉर्मूलों को थोड़ा और ज़्यादा फोकस पर काम करें, तो उससे आपको निश्चित तौर से बेनिफिट होगा। और मैंने कुछ और चीज़ें भी इसमें डिस्कस की हैं कि आप जो पेपर के जिस समय पर आप पेपर में जाएं तो किन चीज़ों पर ध्यान दें। पेपर में सबसे पहले जब आप पेपर को हैंडल करना शुरू करें, सॉल्व करना शुरू करें, तो मेरे कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ, उस पर ज़रूर अमल करें। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस जो बिल्कुल सिंपल आते हैं सब किताबों के, उनको आप किसी समय पर सॉल्व करते जाएं, उसे मार्क कर दें अपनी आंसर शीट में, और आप देखेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस इतने आ जाते हैं कि वो सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएंगे। उनमें आप सिली मिस्टेक को अवॉइड करें। ऐसा ना करें कि ज़्यादा इंथुजियाज्म के चलते और बहुत जल्दी से उसमें आंसर मार्क कर दें। आंसर मार्क करते समय सोचें थोड़ी देर, और साथ साथ ये सोचें कि किसी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ना सोचें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सही दिशा में सोच रहा होता है, फिर उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है
और फिर उसमें इतने कंसेप्ट लगा देता है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो पेपर को इतना भी ज़्यादा डीप में ना लेकर सोचते रहें कि पता चला क्वेश्चन को बार बार इतने एस्पेक्टों से सोचना शुरू कर दें कि क्वेश्चन की संभावना फिर गलत होने की बढ़ जाती है। तो सोचें और पॉजिटिव सोचें, कूल रहें पेपर में और कॉन्फिडेंट रहें। कहीं क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो पेपर के अंदर थोड़ा सा मुस्कुराहट बनाए रखें और अपने आप में से जो है मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। जैसे आप मुस्कुराहट अपने फेस पे लाने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और वो पेपर को हैंडल करने में बहुत सहूलियत देता है। तो घबराएं नहीं। कई बार होता क्या है कि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं निकलते, हम पेपर में घबरा जाते हैं। जैसे ही पेपर में घबरा जाते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन लैक हो जाती है। तो कंसंट्रेशन का ही गेम है कंपटीशन एग्जाम। तो कंसंट्रेशन को ना खोएं। आप पेपर को हैंडल करते समय पे कुछ चीज़ों का मैं और भी बात बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सबसे जी क्वेश्चंस करें, उसके बाद फिर दूसरी रेंज में उनको करें जो थोड़े से आपको पता है कि आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, तो उन पर फोकस करें। उसके अलावा जो क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस के हैं उनमें बहुत ध्यान रखें। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि जब हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं तो पता चला उसके आंसर 3 सही थे, आपने 2 मार्क किए, फिर आपको उसके मार्क्स ही नहीं मिले, तो उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करें। क्योंकि आप जिस समय पर रैंक फैच करते हैं तो एनईटी और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये रैंक में बहुत डिसाइडिंग होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि उसमें अगर आपने रेंज के अंदर आपने आंसर मार्क कर दिया और इसमें आपने क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे थे मल्टीपल चॉइस के, उनमें अगर आपने एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखाते हो तो आपकी रैंक एकदम ड्रास्टिकली अच्छी आती है। तो उन पर थोड़ा सा फोकस रख के करें क्वेश्चंस को और बहुत अच्छे से सॉल्व करें उन क्वेश्चंस को। तो पेपर में आप स्पीड को बहुत ज़्यादा ना रखें, कहीं गलती ज़्यादा ना हो जाए, और स्पीड को बहुत स्लो ना रखें जिससे क्या होगा आपका पेपर ही ना पढ़ा जाए। तो मीडियम स्पीड रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। और जब जिस समय पर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लें। जब आंसर मार्क करें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो कैलकुलेशन को करके जाएं। कैलकुलेशंस की है अच्छी रैंक लाने की, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स जो हमें रैंक से बाहर कर देती हैं तो कैलकुलेशन को फोकस करें। उसके अलावा आंसर जब मार्क करें तो इस बात को ध्यान रखें कि आंसर की जो है वो सही से फिलअप हो। कई बार स्टूडेंट्स क्या करता है, पूरा पेपर सही सॉल्व कर रहे आता है, आंसर की को सही से फिल नहीं करता। तो आंसर की को अच्छे से फिल करें। सदा ध्यान रखें कि जैसे आप आंसर की को सही से फिल करेंगे, क्योंकि जिस समय पर उनका एवोल्यूशन होता है तो वो केवल और केवल आंसर की से ही होता है। तो कई बार स्टूडेंट आंसर की को गलत भरी आते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखें। मैं 3 पार्ट्स में कहना चाहूँगा। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले उन्हें कर लें सबको, फिर जो थोड़े से और मुश्किल हैं लेकिन आपको पता है थोड़े कम समय में उन्हें सॉल्व कर लेंगे, फिर उनको सॉल्व करें। फिर उसके बाद में आपको पता है उसको भी देखें कि थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लेकिन उस कैलकुलेशन में एरर ना हो। और बहुत टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सबसे लास्ट में ले जाएं। और आपको लगता है कि इसमें हमें क्वेश्चन तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को पीछे के लिए रखें। पहले आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस और फिर थोड़े से इजी से जो टफ है उन्हें करें। फिर कैलकुलेशन थोड़ी चाहे इजी हो, मतलब थोड़ी टफ हो, लेकिन आपको पता है कि आप इसे सही सॉल्व कर लेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और सबसे टफ क्वेश्चंस और जब जो इसका आपको पता है कि बहुत कैलकुलेटेड और बहुत कैलकुलेशन का है, चाहे वो आपको आता भी हो तो भी आप उसे सबसे पीछे ले जाके करें। कई बार क्या होता है कि आप जो क्वेश्चंस है आपको आता है, आप उसमें इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं कि आपके इजी क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। तो आप इस चीज़ पे फोकस करें जो चीज़ मैं अभी बता रहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है। उसके अलावा सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, मैं लगातार कहता रहूँगा। मैंने क्या देखा है, कंपटीशंस की बहुत दुनिया को देखा है, तो उसमें क्या होता है कि हमें सिली मिस्टेक्स बाहर करती हैं, जब भी सिलेक्शन से बाहर करती हैं। सिली मिस्टेक्स ना करें। सिली मिस्टेक्स बेसिकली होती है कि आप पेपर में ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं, तो पेपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। पेपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर जो एरर के लिए हमें मोटिवेट करती हैं। रात को साउंड स्लीप लेके जाएं। कई बार हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते पेपर से पहली रात को, तो अगले दिन पेपर में गलतियां होती हैं, तो रात को बहुत अच्छे से सोएं। उसके अलावा जब सुबह को उठें तो कूल और कॉन्फिडेंट रहें। पेपर में जब क्वेश्चंस आपसे ना हो तो थोड़ा सा मुस्कुराएं, उसके चलते आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, जिससे आप पेपर को आगे हैंडल करें। आप अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको लगता है 2-3 क्वेश्चन नहीं होते तो उस पोर्शन को छोड़ें, फिर आगे बढ़ जाएं। तो क्या होगा, उसके चलते जो कई बार हम ऐसे पोर्शंस में होते हैं क्वेश्चंस में, वो हमारे वीक जोन होते हैं, तो वीक जोन में हम ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही क्वेश्चंस हमारे वीक जोन से नहीं निकलते तो हम एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमारे अंदर ऐसा लगने लगता है कि अब हमसे पेपर नहीं हो पाएगा। तो याद रखें कि आप स्ट्रॉन्ग जोन से शुरू करें। जो भी किताब आपको बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, आप जिसमें कॉन्फिडेंट है उसको लें। फिर आपको थोड़ा जिसमें कॉन्फिडेंट उसके मुकाबले कम है फिर उसको लें, और जिसमें लीस्ट कॉन्फिडेंट है उसको थोड़ा पीछे लेके जाएं। तो ये भी एक टिप्स काम करता है पेपर में, क्योंकि जैसे आपके क्वेश्चंस होने शुरू हो जाते हैं और आपके अटेम्प्ट होने लगते हैं क्वेश्चंस, तो आपका कॉन्फिडेंस आने लगता है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है तो फिर जो पेपर में क्वेश्चन टफ भी होते हैं वो भी सॉल्व होने लगते हैं। तो ये की है सक्सेस की जो मैं भी बोल रहा था। उसके अलावा
ये मैं अभी बोल ही रहा था कि इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लें और उनको फॉलो करें स्ट्रिक्टली, और आंसर की को बहुत अच्छे से फिलअप करें। एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचने का प्रयास करें। मैं गेट के स्टूडेंट्स को भी टिप्स में दे रहा था, सदा कोशिश ये करें कि जो स्टूडेंट्स दूसरे शहरों में जाकर पेपर देंगे तो प्रयास करें कि एक दिन पहले पहुंच जाएं उस शहर में। जामों की समस्याएं रहती हैं, कई बार बच्चा चलता है सेंटर के लिए, रास्ते में जाम में घिर जाता है और पता चला पेपर छूट जाता है। तो उस तरीका की चीज़ों को ध्यान में रखें, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पेपर पे जब आप सेंटर पे पहले पहुंच जाते हैं पेपर के लिए, तो वहाँ पे जाके दोस्तों से पहले बात ना करें, पहले अपने फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें, अपने साथ कॉपी लेकर जाएं, उसे कॉपी को रिवाइज कर लें और रिवाइज करने के बाद में जाएं। उसके बाद में जब पेपर खत्म हो जाए तब अपना दोस्तों या डीलरों से बात करें। तो ये भी एक टिप्स है, क्योंकि जो आप जैसे जैसे सुबह सुबह फॉर्मूले रिवाइज करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर पोर्शन पर जो रिवाइज उस समय पर करके जाओगे उसमें काफ़ी अप होगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। क्वेश्चंस जो है वहाँ से गलत होने की संभावना कम हो जाएगी जो आपने रिवाइज जब भी किया है। और उसके अलावा जो आपने जो फॉर्मूले तैयार किए हैं उन्हें बहुत जल्दी से अप्लाई भी कर लोगे उस समय पर, तो आपका समय भी घटेगा। तो ये भी एक की है सक्सेस के लिए। कॉमन सेंस को यूज करें और गैस लगाएं। बच्चे जनरली मुझसे पूछते हैं सर कि हम पेपर में गैस लगाएं या ना लगाएं, तो मैं खास तौर से ये भी कहना चाहूँगा कि आप इंटेलिजेंस गैस लगा सकते हैं। आप क्या ना करें, उस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। इस चीज़ से ना लगाएं आंसर कि मुझे ऐसा ही लग रहा है। कई बार क्या होता है, उसके चलते हम गैस इतना ज़्यादा लगा जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स चले जाते हैं और हमारी जो अच्छी रैंक आने वाली होती है वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि जिनके आंसर्स बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी गैस ना लगाएं। आप गैस वहाँ पे लगाएं कि किसी समय पे जैसे आपका वो पोर्शन है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ आप गैस लगा सकते हैं, तो उसके चलते क्या आपको नेगेटिव में मार्क्स नहीं जाएगा। लेकिन जिन रीजन्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है वहाँ केवल तभी गैस लगाएं जब आप 50-50 हों, और जब 50-50 में भी मार्क्स आंसर लगाएं तो दोनों में से जब ऑप्ट करें तो डायमेंशंस का सहारा लें कि भाई इसको हम इसलिए लगा रहे हैं कि इसकी डायमेंशंस जो फिजिकल पैरामीटर पूछा उसी डायमेंशन के बराबर है। ऑर्डर का सहारा लें, ऑर्डर में देख लें कि भाई जो चीज़ पूछी गई है उसका ऑर्डर इस ऑर्डर का होता है, तो हम इस ऑर्डर का आंसर मार्क करें, तो उससे हमें सदा फायदा रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम गैस तो लगाएं लेकिन इंटेलिजेंसी के साथ गैस लगाएं। जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस के केसेस होते हैं उनमें हमें पता है एंट्रोपी बढ़ती है, तो वहाँ पे हम गैस लगा दें एंट्रोपी बढ़ने के आंसर हैं और बाकी हमारे घटने के आंसर हैं, और हमें पता ओवरऑल जो एंट्रोपी है वो किसी समय पर बढ़ती है सिस्टम और यूनिवर्स की। तो उस तरीका के ट्रिक्स अप्लाई करके गैस लगाएं, तो उससे आपको फायदा होगा। उसके जो कंसेप्ट हैं उनको यूज करें। जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ रहा है किसी सिस्टम का, तो हमें खुद ही सोचना होगा कि भाई इस टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें कॉमन सेंस यूज करें कि इस फिजिकल पैरामीटर पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे ये पड़ेगा, उस हिसाब से फिर मार्क्स में मार्क करते समय पे ध्यान रखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स होगा, इस तरीका की टिप्स लगाएं। उसके अलावा ये स्लीप वेल का मैंने कहा है, कूल और कॉन्फिडेंट और वेल फोकस रहें एग्जाम में। आप जैसे ही पेपर शुरू करते हैं तो अपने फोकस को निश्चित तौर से पेपर पर बनाए रखें। आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए उस समय पे, और कंसंट्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में कुछ ना हो उस समय, वो क्वेश्चंस हो और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन से द की है, आप कंसंट्रेट रहें बहुत, वो भी काफ़ी यूजफुल रहता है। मैं डायमेंशन और इसका सब बता चुका हूँ। और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इज बिगेस्ट वीपन इन द एग्जाम। अपने अप्रोच को ऑप्टिमिस्टिक रखें। केवल आप ये सोचें कि आज हम अच्छा करने वाले हैं, आज हमारा अच्छा दिन जाएगा, आज हम जितना हमने पूरी साल पढ़ा है उसे पेपर में अप्लाई करेंगे। तो आप सुबह से ही अच्छे अच्छे विचार बनाने लगें अपने दिमाग में, तो उसके चलते आपका एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक होगा। और पेपर में जो आपके पास प्रेशर है उसको हैंडल करें। पेपर में जैसे ही प्रेशर आता है और आपसे क्वेश्चंस नहीं होता तो मुस्कुराएं और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखें। कई बार पेपर में ऐसा आपको महसूस होगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को ना खोएं। आप सोचें कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हम अगले जो क्वेश्चन हैं उनमें और बेटर करने का प्रयास करते हैं। फिर आपको लगता है वहाँ भी आप अच्छा नहीं कर रहे तो उससे आगे का प्रयास करें। तो फिर उसके चलते क्या होगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपको काफ़ी पावर देगा पेपर में, जो आप अच्छा कर पाएंगे पेपर में। तो ये स्ट्रेटजी में रखें। ये मैं बता ही चुका हूँ कि 4 फ्लो को बहुत अच्छे से करके जाएं। डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा लें जब डायमेंशंस मार्क करें। मैं कुछ चंद लाइनें जरूर कहना चाहूँगा आपसे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जीवन के अंदर आप लड़ें और
कॉन्फिडेंट रहें जीवन में कि हम निश्चित तौर से सक्सेस पाने वाले हैं और हम निश्चित तौर से जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। हम जीवन में जो कंपटीशंस की दुनिया में हमने एंट्री की है उसे क्रैक करने वाले हैं। तो उसके चलते हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा जो कंपटीशंस की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा सब कम्पिटिटर से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सी माई मोटिवेशनल वीडियोज 1 and 2 बिफोर द एग्जाम। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जैसे ही पेपर में जाने वाले होते हैं तो उनका जो मनोबल है वो थोड़ा डाउन होता है। तो उन्हें मेरी सलाह ये है कि मैंने 2 मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए हैं अपने इसी चैनल पे फिजिक्स फॉर ऑल डॉक्टर ललित कुमार। उन वीडियो को देख लें, आपको निश्चित तौर से ऊर्जा मिलेगी उन वीडियो से। और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज और देख लें जिसके चलते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कंपटीशंस की दुनिया थोड़ी मुश्किल होती है तो बच्चे कई बार उसके चलते थोड़ा उनका मनोबल कम होता है। तो मैंने उनकी मदद के लिए 2 मोटिवेशनल वीडियो डाली हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट के लिए कि सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और आपको अगर कुछ और किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आप नीचे मार्क करें, मैं कोशिश करूँगा कुछ और वीडियो अपलोड करने की। और उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित तौर से विजयी होने वाले हो और इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे बहुत अच्छी रैंक से। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बेस्ट विशेज, थैंक यू। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारी वीडियो मेरे तरफ से गांव के उन बच्चों को समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो वहाँ तक पहुँचाने में इसे मदद करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसके कंटेंट को कोशिश करते रहें कि सब बच्चों तक पहुँच सके तो इसका बेनिफिट और बच्चों को भी मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।